हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस के बारे में कुछ और बातें, जैसे कि एसिड बेस स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सिम्बायोसिस। इस सीरीज़ का ये चौथा और आखिरी वीडियो है। इससे पहले कि हम अपने आज के टॉपिक्स को शुरू करें, याद कर लेते हैं कि हमने ये जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है उसमें से क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एज हार्ड एंड सॉफ्ट ये हमने कर लिया है। पियर्सन्स एसएचएबी कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है। थियोरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस हमने कर लिया है। आज जो बचता है वो है एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, सिम्बायोसिस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक्स को शुरू करें, याद कर लेते हैं कि हार्ड एसिड्स एंड बेसिस और सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस में क्या अंतर है। ये टेबल में इसमें दिया हुआ है। देखिए, जो हार्ड एसिड्स एंड बेसिस हैं उनका जो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस होगा, त्रिज्या होगी, वो हमेशा छोटा होगा, यानी ये छोटे आकार के आयन्स हैं। जबकि सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस जो उनका आयनिक साइज़ या एटॉमिक साइज़ है वो बड़ा होगा। ये अपने को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हार्ड एसिड एंड बेसिस के लिए उनके केस में हाई होगी, और जबकि सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीकरण अवस्था वो कम होगी या ज़ीरो होगा। पोलराइजेबिलिटी यानी ध्रुवीकरण जो है हार्ड एसिड एंड बेसिस का आसानी से नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, और सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस का ध्रुवीकरण आसानी से किया जा सकता है। जो याद रखने वाली बात ये है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक रेडियस और एफिनिटी। ये जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं, ये विशेष तौर से आप अपने ध्यान में रखिएगा एग्जामिनेशन पर्पस से। कॉम्पिटिटिव और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेसिस की हार्ड स्पीशीज़ की हाई होती है, और सॉफ्ट स्पीशीज़ की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लो होती है। और आयनिक बॉन्डिंग करता है, हार्ड एसिड और बेसिस आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इन बातों को अपने को ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल्स हमें याद रखने चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हों या फिर वो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हों। हार्ड जो एसिड्स हैं उसमें H3O हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम अक्सर H+ के रूप में भी एग्जामिनेशन में या नोट्स बनाते वक्त लिख लेते हैं। याद रखना है ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। उसमें से खास है ये एल्कली मेटल्स, क्रोमियम, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, कार्बोकटाइन, लैंथेनाइड्स इत्यादि। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे ये जो एग्जांपल्स पूरे हैं वो सारे के सारे ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये खास विशेष तौर से आप याद रखिएगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए। सॉफ्ट स्पीशीज़ में मरकरी के आयंस हैं, चाहे ऑर्गेनो मरकरी आयन हो, प्लैटिनम पैलेडियम के आयंस, सिल्वर एंड गोल्ड के आयंस, और मेटल्स। ये आपको ध्यान में रखना है। बोरेन भी इम्पॉर्टेंट है सॉफ्ट एसिड में। हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस की बात करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड और हैलोजेंस में फ्लोराइड और क्लोराइड जो हैं वो हार्ड बेसिस हैं, जबकि हमें ये याद रखना है कि आयोडाइड जो है वो सॉफ्ट बेस है, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है और इन दोनों के आकार छोटे होते हैं। इसके साथ ही याद रखना है कि हार्ड बेसिस में अमोनिया है, कार्बोनेट है, कार्बोक्सिलेट आयन है। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसी तरह से ये एग्जांपल्स जो हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं सॉफ्ट बेसिस वाले। आइए हम अपने टॉपिक की ओर आगे और बढ़ते हैं। याद कर लेते हैं कि HSAB प्रिंसिपल जो पियर्सन ने दिया था उसके अनुसार हार्ड एसिड जो है हार्ड बेस के साथ रिएक्ट करने की उसकी प्रवृत्ति होती है, और ये आपस में बनाते हैं आयोनिक बॉन्ड। हार्ड एसिड और हार्ड बेस। उसी तरह से सॉफ्ट एसिड की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्ड बनाने की, और ये बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस के में आपस में बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति कम होती है, ये उसको आपस में एक दूसरे को प्रेफर कम करते हैं,
और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में बनता है अगर रिएक्शन होती है तो। उसी तरह से हार्ड बेस और सॉफ्ट एसिड के बीच में अगर बनता है, हालांकि एक दूसरे को प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन अगर बनता है तो वो बनता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। ये सारी चीज़ें हम पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज के टॉपिक में आते हैं। पहला टॉपिक है एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। देखिए, हार्डनेस और सॉफ्टनेस का एसिडिटी और बेसिसिटी की बेस की क्या स्ट्रेंथ है उससे कोई संबंध उसका नहीं है। इसी तरह से चाहे अगर एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। OH माइनस और F माइनस क्या है? हार्ड बेसिस हैं। लेकिन OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन जो है वह फ्लोराइड आयन से 10⁻13 इतने गुना ज़्यादा प्रबल क्षार है। हालांकि दोनों की दोनों ही कठोर क्षार या हार्ड बेसिस हैं। ठीक उसी तरह से हम सल्फाइड का देख लेते हैं और ट्राइथाइल फॉस्फाइन का एग्जांपल हम देखते हैं। ये दोनों के दोनों जो है वो सॉफ्ट बेसिस हैं, मृदु क्षार हैं। लेकिन दोनों के दोनों मृदु क्षार होने के बावजूद ट्राइथाइल फॉस्फाइन जो है 10⁻7 टाइम्स इतने गुना अधिक प्रबल क्षार है। किसकी तुलना में? सल्फाइड की तुलना में। जिससे हम देख सकते हैं कि सॉफ्ट है या हार्ड स्पीशीज़ है, उसका उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी कितनी है उससे कोई संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है। ठीक उसी तरह से SO3 2- इज़ अ सॉफ्ट बेस बट इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस। यहाँ ई छूट गया है स्ट्रॉन्गर का। द स्पेलिंग इज STRONGER, स्ट्रॉन्गर बेस देन हार्ड बेस F। देखिए F-। तो ये सॉफ्ट बेस है, ये हार्ड बेस है, लेकिन इसके बावजूद इसकी जो क्षारीयता है वो ज़्यादा है और F- की क्षारीयता जो है वो कम है। जैसे कि इन एग्जांपल से आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि एसिड बेस स्ट्रेंथ, एसिड और बेस की जो प्रबलता है उसका हार्डनेस और सॉफ्टनेस से कोई संबंध, कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के संबंध में। सम रिएक्शंस कांट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ SHJP प्रिंसिपल। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस के अनुसार हम उसको समझा नहीं सकते हैं, और हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बजाय हम एसिडिटी और बेसिसिटी से समझाएंगे। लेकिन एसिडिटी और बेसिसिटी का HSAB जो प्रिंसिपल है या हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि कितनी एसिडिक स्ट्रेंथ है। क्या वो हार्ड है तो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी या ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, सॉफ्ट है तो कम एसिडिक स्ट्रेंथ या कम बेसिक स्ट्रेंथ होगी, ऐसा नहीं है। तो हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस बात को। द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए ये एग्जाम्पल है हमारे पास, हम देख लेते हैं। सल्फाइड आयन का HF के साथ रिएक्शन हो रहा है। किस प्रकार का है? सॉफ्ट बेस है ये, और H+ क्या है? हार्ड एसिड है। F- जो है वो सॉफ्ट हार्ड बेस है। ये हार्ड एसिड हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन है। तो रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आप देख सकते हैं जो ये हार्ड एसिड है H, वो सॉफ्ट बेस SO3 2- के साथ उसने रिएक्शन किया और ये हमें जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ। तो इसमें अगर हम देखें तो ये हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है जो पियर्सन सिद्धांत के अनुसार ये नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है और ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इसको हम कैसे समझा सकते हैं? इसको हम हार्ड एसिड और हार्ड बेस के जो नियम के अनुसार नहीं समझा सकते। हम इसे समझा सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए ये सॉफ्ट बेस है, लेकिन यह उसकी जो स्ट्रेंथ है वह ज़्यादा है। तो बेस ये स्ट्रॉन्ग है, हालांकि ये सॉफ्ट बेस है, मृदु क्षार है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी प्रबलता अधिक है। इसीलिए इसने वीक बेस जो F- है उसको इस कंपाउंड से हटा दिया और ख़ुद इसकी जगह इसने ले ली। इसी वजह से ये रिएक्शन हुआ और ये प्रोडक्ट हमको प्राप्त हुआ। ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं ये वाले रिएक्शन में ये हार्ड बेस है
और ये सॉफ्ट बेस सॉफ्ट एसिड का कॉम्बिनेशन है, जिसे हम कहते हैं कि सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ ही रिएक्ट करेगा, वही प्रेफर करते हैं। सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस एक दूसरे को पियर्सन्स जो SHAB प्रिंसिपल है उसके अनुसार, HSAB सिद्धांत है उसके अनुसार सॉफ्ट और सॉफ्ट का रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन जब हम इस रिएक्शन को देखते हैं जो आगे की ओर बढ़ता है और ये उत्पाद देता है जिसमें सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्बिनेशन है। इसको भी हम कैसे समझा सकते हैं? इसको ये समझा सकते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है, उसने दुर्बल क्षार को रिप्लेस प्रतिस्थापित कर दिया और इस तरह से ये प्रोडक्ट बन सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली, बहुत साफ साफ कि सॉफ्ट है तो वो वीक बेस होगा, ऐसा नहीं है। और सॉफ्ट है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये भी नहीं है। स्ट्रेंथ जो एसिडिटी और बेसिसिटी की बेस और एसिड की जो स्ट्रेंथ है, प्रबलता है, वो अलग चीज़ है, और हार्डनेस और सॉफ्टनेस अलग चीज़ है। दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो इन सभी एग्जाम्पल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नोट्स जब बनाएंगे तो वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाइएगा, ताकि एग्जाम्पल्स को नोट करते हुए, और एक बार पहले वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। नोट्स बनाने के लिए सेकंड टाइम आप दोबारा वीडियो को चलाइए और पॉज करते हुए नोट्स को बनाते जाइए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सिम्बायोसिस। इस टर्म को केमिस्ट्री में जॉर्गनसन ने इंट्रोड्यूस किया था, पहली बार लाया था 1868 में। सिम्बायोसिस का अर्थ यहाँ पर क्या है कि कोई सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कोई भी है, सपोज एक्स, उसके साथ कोई लिगेंड जुड़ा हुआ है वाई। अगर ये वाई सॉफ्ट प्रवृत्ति का है तो दूसरा एक और सॉफ्ट लिगेंड जो है इस केंद्रीय एटम से जुड़ना चाहेगा। अगर ये लिगेंड हार्ड है तो एक और हार्ड लिगेंड इस केंद्रीय एटम से, सेंट्रल एटम से जुड़ना चाहेगा। और इसको हम इस प्रवृत्ति को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं symbiosis. Symbiosis means that soft ligands have a tendency to combine with the center or the metal ion which is already linked with soft ligands. तो ये सिम्बायोसिस का अर्थ है कि सॉफ्ट लिगेंड जो है वो, जो कि सेंटर किसी एक केंद्रीय एटम जो कि मेटल आयन है उससे अगर पहले से ही जुड़ा हुआ है तो उससे सॉफ्ट लिगेंड आके और उनकी प्रवृत्ति होती है कि जहाँ सॉफ्ट लिगेंड जुड़ा हुआ है उससे सॉफ्ट लिगेंड और आके जुड़ जाएं। उसी तरह से अगर किसी कोई केंद्र में, कोई केंद्रीय एटम में या केंद्रीय आयन में पहले से कोई हार्ड लिगेंड जुड़ा हुआ है तो हार्ड लिगेंड्स की टेंडेंसी या प्रवृत्ति होती है कि उस केंद्र से जो, जिससे पहले ही एक हार्ड लिगेंड जुड़ा हुआ है, उससे और भी दूसरे हार्ड लिगेंड आके उसी केंद्रीय एटम से जुड़ जाएं। यानी सिम्बायोसिस का अर्थ ये है द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू कंबाइन विद अ सेंटर। और सिम्बायोसिस का अर्थ है कि लिगेंड्स की प्रवृत्ति उस केंद्र से जुड़ने की जिसमें पहले से ही उसी प्रकार के और भी लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। यानी यदि किसी केंद्र में किसी एक प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उसी प्रकार के दूसरे लिगेंड भी उसी केंद्र से आके जुड़ने की जो प्रवृत्ति रखते हैं, उस प्रवृत्ति का नाम है सिम्बायोसिस। एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं, जैसे BF3 है। BF3 में जो B है वो सेंटर है या सेंटर एटम आप इसे कह सकते हैं, और ये जो F है वो हार्ड लिगेंड है। क्योंकि केंद्रीय एटम के साथ हार्ड लिगेंड जुड़ा हुआ है तो एक और हार्ड लिगेंड आकर भी उसी केंद्रीय एटम से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। और आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल स्पीशीज़ जो पहले था BF3, उससे ये आयनिक स्पीशीज़ बन गया है। क्यों? क्योंकि इसमें सिम्बायोसिस हो रही है और F- की प्रवृत्ति है सिम्बायोसिस करने की। जब ऑलरेडी केंद्रीय एटम से F ऑलरेडी जुड़ा हुआ, पहले से जुड़ा हुआ है, तो ये और जाके उसके साथ, उसी केंद्र के साथ जुड़ जाता है और इस तरह का हमें स्पीशीज़ प्रदान करता है।
कुछ और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं सिम्बायोसिस के बारे में। देखिए BH3 है, ये इसमें H जो है वो सॉफ्ट बेस है या सॉफ्ट लीगेंड है, और B जो है वो केंद्रीय एटम या सेंट्रल एटम है। और ये सॉफ्ट लिगेंड है, कुछ और सॉफ्ट लिगेंड इसके साथ आके जुड़ जाते हैं, क्योंकि सॉफ्ट लिगेंड की प्रवृत्ति होती है उस केंद्र से जुड़े जहाँ पर पहले से ही सॉफ्ट लिगेंड जुड़े हुए हैं। यहाँ ये सॉफ्ट लिगेंड H माइनस हाइड्राइड आयन है, और जिसे हम देख सकते हैं कि और भी सॉफ्ट लिगेंड इसमें जुड़ गए। ये न्यूट्रल था जिसमें कोई आवेश नहीं था, BH3, उससे BH4 माइनस बना है, क्योंकि हाइड्राइड आयन जो कि सॉफ्ट लिगेंड है वो पहले से ही जहाँ सॉफ्ट लिगेंड जुड़े हुए हैं उस केंद्रीय एटम से आके जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। सिम्बायोसिस की वजह से ये रिएक्शन आगे बढ़ी है और BH4 माइनस हमें प्राप्त हुआ है। उसी तरह से हम दो जो है आयंस को देख लेते हैं। ये देखिए BH3F माइनस, और यहाँ पर जो लिगेंड्स इस बोरोन के साथ जुड़े हुए हैं जो केंद्रीय एटम है उसमें एक सॉफ्ट 3 और एक हार्ड 1 जुड़ा हुआ है। तो दो तरह के लिगेंड्स इस B से जुड़े हुए हैं, 3 सॉफ्ट और एक हार्ड। और इसका रिएक्शन किससे हो रहा है? एक दूसरे स्पीशीज से जिसमें 3 हार्ड और एक सॉफ्ट जुड़ा हुआ है। अब सॉफ्ट वहीं जाता है जहाँ पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो, हार्ड वहाँ जाता है जहाँ पहले से ज़्यादा हार्ड हो। तो इस वजह से ये जो रिएक्शन है आगे की ओर अग्रसर हुई और प्रोसीड होकर हमको मिला BF4 माइनस, जहाँ पर हार्ड लिगेंड सारे इकट्ठे और जुड़ गए हैं आके सेंट्रल एटम के साथ। और यहाँ पर BH4 माइनस हमें मिला, जिसमें जो सारे सॉफ्ट लिगेंड्स जो हैं सेंट्रल एटम B के साथ आके जुड़ गए हैं। तो ये रिएक्शन भी आगे इसलिए बढ़ी है क्योंकि इसमें सिम्बायोसिस की वजह से ये रिएक्शन हो सकी है। और देख लेते हैं। देखिए ये रिएक्शन है CH3F CF3H, ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि ये दोनों रिएक्शंस हमने देखे थे। ये देखिए इस रिएक्शन को हमने इस तरह से खोल के फैला के लिखा है ताकि यहाँ पर नीचे H और हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस को हम नीचे अंकित कर सकें या लिख सकें। हम देख सकते हैं कि यहाँ सॉफ्ट एसिड है, ये इसकी संख्या है 3। ये है हार्ड बेस, उसकी संख्या है उसकी संख्या है 1। तो अब यहाँ देखिए ये हार्ड एसिड है, सॉरी यहाँ हार्ड बेस लिखना चाहिए था, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस है, ये थोड़ा गलत लिखा गया है। यहाँ पर सॉफ्ट बेस होगा और ये हार्ड बेस होगा। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर सारे ये बेसिस ही हैं, ये भी बी ही है। नोट्स बनाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, ये H माइनस है तो ये BSB, यहाँ पर भी जो F माइनस है तो HB, और इधर भी अपने को B ही लिखना है, इसमें कोई A नहीं है रिएक्शन में। अब आप देखें कि CH3 यहाँ पर 3 सॉफ्ट बेस है, एक हार्ड बेस है, यहाँ पर 3 हार्ड बेस है, एक सॉफ्ट बेस है। तो जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ पर एक ही तरह के सारे हो जाते हैं। तो इसमें CH3 जो है उसमें एक और H कहाँ से आया? इस वाले मॉलिक्यूल से एक और H यहाँ जुड़ गया और CH4 बन गया है। और हमने इसको CH3 और H अलग से लिख के दिखाया है कि यहाँ CH4 कैसे हुआ। CH3 यहाँ का और एक H यहाँ का, तो CH3 और H, तो ये है सॉफ्ट बेस और सॉफ्ट बेस। उसी तरह से सॉफ्ट बेस वहाँ जाके जुड़ा। केंद्रीय एटम कौन सा है? यहाँ पर कार्बन है। यहाँ पर भी केंद्रीय एटम कार्बन है, ये वाला केंद्रीय एटम था। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हार्ड बेस F है 3, और यहाँ से हार्ड बेस एक और यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि एक ही प्रकार के लिगेंड केंद्रीय एटम कार्बन के साथ आके जुड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें CF3 और F लिखा है, जो एक्चुअली में है CF4। एक बार मैं आपको फिर याद दिला दूं कि यहाँ पर ये सारे जो है वो सॉफ्ट, हार्ड, हार्ड, सॉफ्ट, और ये सारे बेसिस हैं। ये A नहीं लिखकर आप B लिखेंगे, यहाँ A नहीं लिखकर B लिखेंगे,
इधर भी ए नहीं लिखकर बी लिखेंगे। और अगर आप ए और बी के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप सिर्फ इन सबको हटा दें, ए और बी को हटा दें, हार्ड एंड हार्ड हार्ड एक तरफ और सॉफ्ट सॉफ्ट एक तरफ, ये जुड़ जाते हैं। ये आप इस तरह से भी इस आंसर को लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के बताती हूँ। इसकी जगह सिर्फ एस और एच लिखें, एच और एस लिखें, एस और एस लिखें, एच और एच लिखें। यानी हार्ड हार्ड जो लिगेंड्स हैं वो एक ही केंद्रीय एटम के साथ जुड़ जाएंगे, और सॉफ्ट सॉफ्ट जो है वो एक केंद्रीय एटम के साथ जुड़ जाएंगे। आप या तो सभी को बेस बना दें, या सिर्फ ये एच और एस के द्वारा भी इसको अंकित कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये BF3 और NH3 का। और आप देख सकते हैं कि ये बोरोन जो है वो केंद्रीय एटम है, सेंट्रल एटम है, और इसमें 3 हार्ड बेस जुड़े हुए हैं। NH3 भी हार्ड बेस है। इसी वजह से इस बोरोन के साथ ये बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति रखता है, और इस प्रवृत्ति को कहेंगे हम सिम्बायोसिस। और सिम्बायोसिस के कारण इसके एरो के ऊपर आप लिख सकते हैं सिम्बायोसिस। इन सभी एरोज के ऊपर आप सिम्बायोसिस लिख सकते हैं, तो आंसर जो है आपका बहुत अच्छा दिखने में लगेगा। तो सिम्बायोसिस की वजह से ही एन जो है वह बी के साथ बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ये भी हार्ड स्पीशीज़ है और ये भी हार्ड लिगेंड है, और हार्ड हार्ड लिगेंड इस केंद्रीय एटम के साथ आके जुड़ जाते हैं। इसलिए ये जो एडक्ट है हमें इस रिएक्शन में उत्पाद के रूप में, एडिशन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो हमें जानना है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद देयर हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। मतलब कि एसिड और बेस जो है, अम्ल और क्षार का जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस होता है, कठोरता और मृदुलता जो होती है, वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से किस प्रकार से संबंधित है, उस चीज़ को पढ़ते हैं हम। Hardness and softness of acids and bases are related with their electronegativity values. तो EN values, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है उससे हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो है संबंधित होते हैं एसिड और बेस के। आमतौर पर ऐसा स्पीशीज़ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN की वैल्यू हाई है वह हार्ड होगा, और अगर EN की वैल्यू लो है तो वो सॉफ्ट होगा। ये हमने जब स्टार्टिंग में स्लाइड हमने देखी थी इस वीडियो के में भी, उसमें भी देखा था कि हार्ड स्पीशीज़ के नीचे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा हुआ था, और सॉफ्ट स्पीशीज़ के नीचे लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा हुआ था। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस बात को कि ये जो आयंस हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हैं और ये हार्ड एसिड्स हैं। ये आयंस, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हैं, ये उदाहरण है। और ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आयंस जो है वो सॉफ्ट एसिड्स हैं। उसी प्रकार से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता हाई है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले जो लीगेंस होते हैं वो हार्ड बेस हैं। उसी तरह से सल्फ़र और आयोडीन जो एटम्स हैं, मान लीजिए ये दोनों, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता कम है, तो ये जो लीगेंस हैं जो सल्फ़र और आयोडीन से बने हुए हैं, ये भी सॉफ्ट बेसिस हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता कम है इसलिए। रिलेशनशिप बिटवीन हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हार्डनेस और सॉफ्टनेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या रिलेशन है, उसको समझने के लिए कुछ और एग्जांपल को हम यहाँ और कुछ और तथ्य को देखते हैं। द रिलेशनशिप हेल्प्स कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जो रिलेशन है वह हमें मदद करता है कि कुछ लिगेंड्स के हम सॉफ्टनेस और हार्डनेस को प्रिडिक्ट कर सकें, उसका अनुमान लगा सकें, अंदाज़ा लगा सकें, या साफ साफ उसके बारे में हम बता सकें कि ये लिगेंड हार्ड होगा, ये सॉफ्ट होगा। जैसे कि CF3 एक ग्रुप है और CH3 दूसरा ग्रुप है, इसमें से कौन सा ग्रुप हार्ड है, कौन सा ग्रुप सॉफ्ट है? देखिए CF3 जो है वो हार्ड है, और CH3 जो है वो सॉफ्ट है। CH3 जो है सॉफ्ट है और CF3 जो है वो हार्ड है। ये हमने एक एग्जांपल लिया।
दूसरा BF3 मॉलिक्यूल जो है वो हार्ड है और BH3 मॉलिक्यूल जो है वो सॉफ्ट है। कैसे? इसमें भी F, इसमें भी F, इसमें H, इसमें भी H। सो हमें मालूम है F का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, F का जो विद्युत ऋणता है F की, वो है हाई, और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता है लो। तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता है लो या कम, तो इसीलिए हाइड्रोजन वाले जो ग्रुप होंगे वो सॉफ्ट या मृदु होंगे, और F वाले जो ग्रुप होंगे वो हार्ड होंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के द्वारा हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।